आप सभी को सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अपर्णा शर्मा DRG DDAC ऑफिस से हूँ। तो ये धरना जो है हमारा कोसाप की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक्चुअली हमारा जो कुछ मुद्दा है, हमारे जो कुछ पॉइंट्स है, हमारे 6 पॉइंट्स का डिमांड है। सबसे पहले जो आता है हमारा NPS को एबॉलिश करना और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लागू करना, क्योंकि मैं खुद भी एक एम्प्लॉय हूँ। तो मेरी मम्मी जो है एक रिटायर्ड पर्सन है। मैं इसका एक लिविंग एग्जांपल दे देती हूँ। वो रिटायर्ड है और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं जब रिटायर्ड जाऊँगी उस समय में मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो NPS के सिस्टम से गुजरना पड़ेगा और उस सिस्टम में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है। मैं कहीं ना कहीं जो है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वन टाइम बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शायद बेगिंग करना पड़े उस वक्त जो है। लेकिन मैं देखती हूँ मेरे मम्मी आज वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो कितनी अच्छे से बैठी हुई है। अपना पैसा अपने गट से उनके पास में एक प्राउड है कि वो एक एम्प्लॉय थी, उन्हें मंथली एक पैसा मिलता है। अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट जो कुछ भी हो वो अपने पैसे से करती है। लेकिन मुझे मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए हम सब यही सोचते हैं कि NPS को जो है NPS का जो स्कीम है वो कुछ हमारे समझ के बाहर है, वो कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा NPS सिस्टम एबोलिश हो के हमें भी ग्रेजुएटी मिले, हमें भी डेथ बेनिफिट जो होता है वो मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, प्लस फैमिली पेंशन जो होता है वो हमें मिले, हमें GPF मिले, हमें जो लीव एनकेशमेंट है वो सब कुछ हमें मिले ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कुछ भी है। क्योंकि हम भी तो 35-37 ईयर्स तक हम सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इसके बाद अगर हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ कोसाप उधर से आ रहा है, तो फिर ये जो सर्विस करना है वो फिर बेकार ही जाएगा। फिर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के जो सर्विस करने वाले जो होल्डर्स लोग हैं उनका फ्यूचर क्या है? क्या वो ऐसे ही रहेंगे 10, 5, 6 हज़ार 12, 15 हज़ार में उनका ज़िंदगी समेट जाएगा क्या? क्यों वो रेगुलराइज नहीं होते? क्यों गवर्नमेंट जो है उनके पास में वैकेंसीज है तो पुशअप करके उन्हें क्यों रेगुलर बेसिस पे नहीं रखते हैं? ताकि भाई किसी का पेट अगर पल जाएगा तो सबसे पहले तो पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का जब सवाल होता है तो पेट का आग को बुझाने के लिए हम गवर्नमेंट के पास ही दौड़ते हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा कोई बड़ा इंडस्ट्री तो है नहीं जहाँ पे घुस जाएंगे। और अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम अगर बात करें तो प्राइवेटाइज में होने के बाद में उसमें क्या हालत हो जाता है एम्प्लॉय का, या हम सभी देखते हैं क्या हालत हो जाता है। मनचाहे से निकाल दिया जाता है, मनचाहे से रखा जाता है। पेमेंट भी प्राइवेटाइज होने वाले जो कंपनी है वो डिसाइड करते हैं। तो हर चीज़ अगर गवर्नमेंट का प्राइवेटाइज हो जाएगा फिर गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइज हो जाने से ठीक है। मैं यही सोचती हूँ। सरकार से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, भारत सरकार से भी, अरुणाचल की गवर्नमेंट के सरकार से भी, कि काइंडली हमारे बेनिफिट के लिए, हम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम सब सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, हम कभी टैक्स चोरी नहीं करते हैं कभी भी। तो इसी के लिए कम से कम हमारा जो है NPS सिस्टम को एबॉलिश करके हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे, ताकि हम बेनिफिट इसका उठा पाए अपने बुढ़ापे में। कम से कम हम ये रिग्रेट तो ना करें कि जो है हमें कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में बेगिंग करना पड़े। ये हमें होने ना दे, क्योंकि वन टाइम जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा कि नहीं आज तक हमें पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी इसका हमें डिटेल नहीं मालूम है। तो कम से कम इसका हमें फुल बेनिफिट दे, यही कोसाप का मेन मुद्दा है। थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली नॉट ओनली इन पापुम पारे और अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा नेशन वाइड पीसफुल धरना है, जिसको एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन। और हमारा जो कोसाप है, कोसाप आपको फुल फॉर्म बता दूं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कोसाप इज़ ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स। तो इसका AISGF का एजिस में कोसाप पूरा ऑल ओवर अरुणाचल में एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपका ये पीसफुल धरना को ऑर्गेनाइज किया है। एंड इसमें बेसिकली आप देखे होंगे, हमने बैनर में भी लगाया डिमांड्स को। इसमें हम लोग मैं आपको 4-5 जो बेसिक पॉइंट है उसको मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें एनरोलमेंट ऑफ NPS, जो NPS आप भी थोड़ा अभी चर्चा में है स्टेट में, पूरा नेशन वाइड एम्प्लॉइज़ का सेंटीमेंट है, आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया होगा कि ये नेशनल पेंशन स्कीम जो आफ्टर 2006 अरुणाचल में जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में घुसा है,
उन लोगों को आफ्टर 2006 में घुसने वाला को सबको आपका एनपीएस का अंदर में लिया है। एंड उससे पहले जो भी था उसको ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसमें एनपीएस जो है बेनिफिशियल वाला एक स्कीम नहीं है, जिसमें हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लाइफ फ्यूचर में उसका सिक्योरिटी नहीं है। और उसमें आप एक आदमी रिटायरमेंट होने का बाद में एक पेंशन, एक सेट पेंशन मिलने का एक उम्मीद रहता है, यानी कि डेटा है गवर्नमेंट अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम। बट इन ये जो न्यू पेंशन में है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में, वो चीज़ नहीं दिख रहा। बिकॉज हम लोग जितना भी डिपॉजिट रखेंगे उसमें हमारा जितना भी डिडक्शन होगा, जो डिडक्शन रखा हुआ पैसा को और जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है आफ्टर रिटायरमेंट हमको जो गवर्नमेंट देगा, तो उससे हम सिर्फ 60% ही ले सकते हैं अपना। देन 60% लेने के बाद आपका 40% को फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, हमारे 40% अमाउंट को गवर्नमेंट फिर एन्युटी लेके ख़रीद के जो कहीं इंश्योरेंस कंपनी में डालेगा, उससे हम लोगों का पेंशन बनेगा। तो इसमें कितना पेंशन बनेगा वो कोई इसका वो क्या बोलता है गारंटी नहीं है। बिकॉज जो भी अमाउंट है 60% में भी हमने जितना डिपॉजिट किया उतना मिलेगा ना नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी नहीं है। बिकॉज जो भी अमाउंट हम लोग रख रहे हैं उसको गवर्नमेंट जो है शेयर होल्डर्स में माने कहीं शेयर मार्केट में घुसा के रख दिया। तो कल को हमारा तक रिटायरमेंट का समय में जिन कंपनीज में वो पैसा को डाल के रखा, वो कंपनीज अगर गिर गया तो डाउन हो गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। हमारा पेंशन जो एकदम बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, उस समय में हमको 4-5 हज़ार का पेंशन हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। आज से अगर 15-20 साल का बाद में 10-15 हज़ार का जो पेंशन है वो कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। तो इसलिए ये सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एम्प्लॉय का ही ये क्या बोलता है सेंटिमेंट नहीं है, ये इशू नहीं है, ये पूरा एंटायर इंडिया का इशू है। और इसको अभी तक आप लोगों को मालूम होगा 4-5 स्टेट्स में इसको क्या बोलता है स्क्रैप कर दिया है। जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे करके 4-5 स्टेट में इसको स्क्रैपिंग करके ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया है। तो वी होप दैट हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी जहाँ हमारा स्टेट में एम्प्लॉय कम है इन कंपैरिजन टू दोज स्टेट्स जो बड़ा स्टेट्स है, डेवलप्ड स्टेट्स है, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इसको विचार करेगा होगा और हमारा जो स्टेट का एम्प्लॉय का जो सेंटीमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेगा होगा, ये हम लोग फील करता है। और इसको हम लोगों का पूरा नेशन वाइड लीड कर रहा है। तो अभी मैंने बताया AISGF, और स्टेट में हमारा कोसाप है। कोसाप का साथ में एनपीएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अरुणाचल प्रदेश यूनिट, जो NMOPS का नाम से, ये सब लीड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है जिसको आज हम लोग धरना में रखा है। एंड दूसरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन, 8 CPC, 8 सेंट्रल पे कमीशन। और सेंट्रल पे कमीशन को एक्चुअली क्या कहते हैं, उसको जल्दी से इमीडिएटली 2-3 इयर्स बैक प्रायर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे दूँ। 2006 में 6 CPC था, 2000 का 6 CPC को 2006 में ही अपॉइंट किया। तो एक साल में एक कमीशन पूरा पे स्ट्रक्चर को एंटायर इंडिया का जो एम्प्लॉय है, 30-40 लाख का एम्प्लॉय है, उसका पे स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए एक साल में नहीं होता है। तो वो टाइम को ड्रैग करेगा, आगे ले जाएगा। आगे ले जाने के बाद में हमको जब बेनिफिट देना होगा एम्प्लॉय को, तो उस इफेक्ट से होगा जब से पे कमीशन लागू हुआ। तो उस इफेक्ट से जब हमको देना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को वो आपका बर्डन बन जाता है, क्योंकि एरियर का फॉर्म में पेमेंट देना पड़ेगा। तो एरियर नहीं मिलता है, उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का बीच में टसल हो जाता है। तो वो टसल को और वो एरियर का जो बैकलॉग होगा उसको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ये क्या बोलते हैं डिमांड कर रहा है कि जो 8 CPC है, सेंट्रल पे कमीशन है, इसको जल्दी से जल्दी इस साल का अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि सेंट्रल पे कमीशन को एम्पल टाइम मिले जो वर्कआउट करने के लिए। एक CPC को करना आसान नहीं है, 1-2 दिन का बात नहीं है। एंड तीसरा इसमें हम लोगों ने ये रखा है कि रिलीज ऑफ DA/DR जो 2019 में पूरा जो ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 का चलते। तो वो कोविड-19 का लॉकडाउन का पीरियड में गवर्नमेंट ने हम लोगों का DA/DR है, DA जो हम लोगों को डियरनेस अलाउंस और DR जो रिटायरमेंट वाला को मिलता है,
तो उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, यानी कि फ्रीज़ कर दिया। उसमें हम लोगों का 11% कुछ था, तो उसको फ्रीज़ करने के बाद में 20 जुलाई 22 में जुलाई 2021 उसमें हम लोगों को दिया, तो बट उसका एरर रह गया, एरर आज तक हम लोगों को नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उसका DAR को हम लोगों को देना चाहिए, और उसको इतना साल बैकलॉग होके बैठा है, हम लोगों को जल्दी उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को देना चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है। और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ का क्या रेगुलराइजेशन का है, कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स और डेली वेज अर्नर का रेगुलराइजेशन है, बिकॉज यू नो दैट नॉट ओनली इन अरुणाचल, एंटायर इंडिया में बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स है, बट उन लोगों का रेगुलराइजेशन नहीं है। जब रेगुलराइजेशन नहीं है तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। एक आदमी नौकरी जब कर रहा है तो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए करता है, फैमिली सिक्योरिटी के लिए करता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये पॉइंट को रखा है कि जो कंटिजेंट स्टाफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो आउटसोर्स वाला जो वेज अर्नर है, उसको भी रेगुलराइज करना है। देन 5वां पॉइंट हम लोगों ने ये रखा, जो स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज़ है, उस वैकेंसीज़ को फिलअप करना है, बिकॉज़ एम्प्लॉय का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। हमारा स्टेट में भी, पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है तो काम भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है काम भी बढ़ते जा रहा है। तो जो काम करने के लिए जो गैप है, वो गैप कहाँ हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयज़। पोस्ट है लेकिन पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, फिलअप नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे पोस्ट को जल्दी फिलअप करना है। फिलअप करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगा ना। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स है, और अदर डिमांड्स है जिसको मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊँगा। तो बेसिक ये 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट जो है हम लोग रखे इन सॉलिडरिटी विथ व्हाट कॉल दिस AISGAF। हमारा कोसाप आज पूरा ऑल ओवर स्टेट धरना कर रहा है।